एक दिन बादशाह ने एक युक्ति सोची और बीरबल को मूर्ख बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक दरबारी को अपनी अंगूठी दी और चुप रहने को कहा। जब बीरबल दरबार में आए तो बादशाह ने उनसे कहा, बीरबल, आज नहाते समय मेरी अंगूठी खो गई, लेकिन मुझे यकीन है कि दरबारियों में से किसी ने इसे चुरा लिया होगा। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे ज्योतिषी हो। अब यह चोर को ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी अंगूठी बहुत कीमती है। बीरबल ने कहा, स्नान के लिए जाने से पहले तुमने अंगूठी कहाँ रखी थी? बादशाह ने एक अलमारी की ओर इशारा किया। बीरबल अलमारी के पास गया और अपना कान उसके पास रख दिया, जैसे वह कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने कहा, अलमारी ने मुझे बताया है कि जिसने अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में एक छोटा सा तिनका है। जब दरबारी जिसके पास अंगूठी थी उसने बीरबल की बात सुनी तो उसने अंगूठी को जांचने के लिए उसकी दाढ़ी को छुआ। बीरबल ने दरबारी को अपनी दाढ़ी जांचते देखा और तुरंत उसे बादशाह के सामने ले जाकर कहा, महाराज, यही चोर है। बादशाह बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए और उसे अच्छा इनाम दिया। 60 सिक्कों का थैला। एक बार एक तेल विक्रेता और कसाई के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और अपने विवाद को सुलझाने में असमर्थ होने पर वे बीरबल के पास गए। जब बीरबल ने कसाई से झगड़े का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं अपनी दुकान में मांस बेच रहा था जब यह तेल विक्रेता के सामने आया। उसने मुझसे तेल का डिब्बा लाने को कहा, लेकिन जब मैं उसे लाने के लिए अंदर गया उसने मेरा पैसों से भरा बैग ले लिया और दावा करने लगा कि यह उसका है। थैला। लेकिन तेल बेचने वाले ने कहा, नहीं श्रीमान, यह सच नहीं है। बैग वास्तव में मेरा है। वास्तव में जब मैं बैग से सिक्के निकाल रहा था तो उसने पैसे देखे और दावा करने लगा कि यह उसका है। मुझे न्याय चाहिए महोदय। बीरबल ने उनसे बार बार सच सामने लाने को कहा, लेकिन वे दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। आखिरकार बीरबल ने इस पेचीदा समस्या का समाधान ढूंढ लिया और एक बर्तन में पानी डाला और बैग के सभी सिक्के उसमें डुबो दिए। तुरंत तेल की एक पतली परत पानी की सतह पर तैरने लगी। इसका मतलब साफ था कि बैग तेल बेचने वाले का था। इसलिए बीरबल ने सिक्कों की थैली तेल बेचने वाले को लौटा दी और कसाई को दंडित किया। 61 नदी का विलाप। बरसात का मौसम था। यमुना नदी उफान पर चल रही थी। पानी का तेज बहाव तेज आवाज कर रहा था। सम्राट का महल नदी तट पर स्थित था। वह गहरी नींद में सो रहा था। वह एक शांतिपूर्ण रात थी और इसलिए गरजती हुई नदी की भयावह आवाज बहुत स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। आधी रात को अचानक नदी की तेज गर्जना की आवाज से सम्राट की नींद खुल गई। उसने दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन बहते पानी की आवाज इतनी भयावह और तेज थी कि वह दोबारा सो नहीं सका। अंततः वह उठकर खिड़की के पास गया। तेज आवाज सुनकर पानी। सम्राट ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि नदी विलाप कर रही हो? वह काफी देर तक सोचा, लेकिन वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अगली सुबह जब बादशाह दरबार में आए तो उन्होंने दरबारियों से पूछा, नदी क्यों विलाप कर रही है? लेकिन कोई भी इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। तब बादशाह ने बीरबल को बुलाया। जब बीरबल आए तो बादशाह अकबर ने उनसे भी यही प्रश्न पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं नदी की बात अपने कानों से सुनने के बाद ही आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। सम्राट ने सहमति व्यक्त की। ठीक है, फिर आज रात तुम मेरे महल में हो। रात में हर जगह शांति और सन्नाटा था और नदी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। बीरबल बादशाह के साथ उनके महल में थे। बादशाह ने फिर बीरबल के सामने वही सवाल रखा। बीरबल ने कहा, महाराज, नदी अपने पिता
पर्वत से अपने पति समुद्र के स्थान की ओर जा रही है। आधी रात को अचानक नदी की तेज गर्जना की आवाज से सम्राट की नींद खुल गई। उसने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन बहते पानी की आवाज इतनी भयावह और तेज थी कि वह दोबारा सो नहीं सका। अंततः वह उठकर खिड़की के पास गया। पानी की तेज धारा को सुनकर सम्राट ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि नदी विलाप कर रही हो? उसने काफी देर तक सोचा, लेकिन वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। अगली सुबह जब बादशाह दरबार में आए तो उन्होंने दरबारियों से पूछा, नदी क्यों विलाप कर रही है? लेकिन कोई भी इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। तब बादशाह ने बीरबल को बुलाया। जब बीरबल आए तो बादशाह अकबर ने उनसे भी यही प्रश्न पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं नदी की बात अपने कानों से सुनने के बाद ही आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। सम्राट ने सहमति व्यक्त की। ठीक है, फिर आज रात तुम मेरे महल में हो। रात में हर जगह शांति थी और नदी भी शांत थी। रोते हुए सुना जा सकता है। बीरबल बादशाह के साथ उनके महल में थे। बादशाह ने फिर बीरबल के सामने वही सवाल रखा। बीरबल बोला, महाराज, नदी अपने पिता पर्वत से अपने पति समुद्र के स्थान की ओर जा रही है। उसे अपने पिता का घर छोड़ने का बहुत दुख हो रहा है, इसलिए वह विलाप कर रही है। बीरबल के उत्तर से बादशाह और अन्य दरबारी बहुत प्रसन्न हुए। 62 व्यापारियों का कर्तव्य। एक बार बादशाह ने आदेश जारी किया कि नगर के सभी व्यापारियों को नगर की रक्षा का कर्तव्य भी निभाना होगा। इस मुद्दे पर व्यापारी बहुत असमंजस में थे। वे जो वर्षों से तेल, नमक, चीनी और अनाज बेच रहे थे, अचानक रखवाली की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? लेकिन उन्हें सम्राट की आज्ञा का पालन करना पड़ा। अंत में कोई विकल्प न मिलने पर वे बीरबल के पास आए। उन्होंने उनके सामने इस समस्या का समाधान निकालने की गुहार लगाई। बीरबल ने कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैं तुमसे कहता हूं तुम वैसा ही करो। रात को जब तुम नगर की रखवाली करने को निकलो तो अपनी पगड़ियां बांध लेना। अपने पैर और अपने सिर को पजामे से ढकें और कहते रहें, यह कहाँ है? अब बारी 1200। बीरबल ने उन्हें यह भी बताया कि अगर रास्ते में बादशाह मिले तो क्या कहना है। जैसा कि निर्णय लिया गया था, व्यापारी सड़कों पर चिल्लाते हुए चले, अब हमारी बारी है। इस बीच सम्राट यह देखने के लिए बाहर आए कि व्यापारी क्या कर रहे हैं। उन्हें अजीब ढंग से कपड़े पहने हुए देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने उनसे पूछा, क्या हो रहा है? व्यापारियों के नेता ने दोनों हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, महाराज, हम व्यापारियों ने जीवन भर व्यापार ही किया है, अनाज, तेल, चीनी और नमक बेचना। हम में चौकीदार के गुण नहीं हैं। हम व्यापार में बेचने और खरीदने में निपुण हो सकते हैं। हम अपने पैसे और मुनाफे का हिसाब रखने में विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम शहर की रक्षा करने में सक्षम हैं। क्षमता, हे प्रभु, हमारा मतलब अवज्ञा नहीं है। हमारा मतलब केवल इस पंक्ति में अपनी असमर्थता व्यक्त करना है। व्यापारी के उत्तर से सम्राट प्रसन्न हुआ। उसने अपना पल्ला झाड़ लिया। आदेश। उसने व्यापारियों को बुलाया और पूछा, सच बताओ, तुम्हें यह सब करने के लिए किसने कहा था? व्यापारियों ने उन्हें सच्चाई बता दी और बादशाह, जिन्होंने पहले ही इस सब के पीछे के व्यक्ति का अनुमान लगा लिया था, बीरबल की बुद्धिमत्ता से और भी प्रसन्न हुए। बीरबल और एक पेड़ का बीज। बीरबल बादशाह का सबसे पसंदीदा व्यक्ति था। प्रत्येक मामले में सम्राट द्वारा उनसे परामर्श लिया जाता था। हालांकि दरबार में कुछ वरिष्ठ दरबारियों ने इसे अपना अपमान माना, बीरबल पर की गई शाही कृपा ने उन्हें उससे बहुत ईर्ष्यालु बना दिया था।
एक दिन जब बादशाह दरबार में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि सभी दरबारी शांत और निश्चल बैठे हैं। सम्राट को उनके बीच कुछ बेचैनी का माहौल महसूस हुआ, लेकिन उनकी चुप्पी का कारण समझ में नहीं आया। इसके अलावा बीरबल भी दरबार में उपस्थित नहीं थे। बादशाह अकबर ने दरबारियों को कई विषयों पर बात करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसने हताश होकर पूछा, वे उनकी चुप्पी के पीछे का कारण हैं। तभी एक बुजुर्ग दरबारी विनम्रता से कहने लगा, महाराज, कई वर्षों से हम आपकी निष्ठापूर्वक सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बड़ी निराशा होती है कि आप किसी भी मामले में हमेशा केवल बीरबल से ही सलाह लेते हैं। ऐसा क्यों है? हमें लगता है यह हम सभी का अपमान है। बादशाह ने कुछ देर सोचा और कहा, अच्छा, आज बीरबल ने अदालत में उपस्थित नहीं हुए। यह अपनी योग्यता सिद्ध करने का अच्छा अवसर है। मैं करूंगा। आपसे एक प्रश्न पूछें, वृक्ष का बीज कहाँ स्थित होता है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। तब बादशाह ने कहा, तुम स्वयं देख सकते हो कि तुम में से कोई भी सही उत्तर देने में सक्षम नहीं है। अब मेरे लिए बीरबल जैसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति की मदद लेना आवश्यक है। यदि तुम इतने सक्षम होते तो मुझे किसी सलाहकार की आवश्यकता नहीं होती। अब देखते हैं कि बीरबल मेरे प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं। बादशाह ने बीरबल को बुलाया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो उनसे पूछा गया, पेड़ का बीज कहाँ स्थित है? बीरबल ने तुरंत एक नौकर से एक गिलास पानी लाने को कहा। जब पानी लाया गया तो बीरबल ने उसे जमीन पर छिड़क दिया और कहा, इस जगह पर एक बीज पड़ा है। दरबारियों और बादशाह को समझ आ गया कि बीरबल का मतलब क्या है, लेकिन फिर भी बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे जवाब को और विस्तार देने की जरूरत है। बीरबल ने कहा, महाराज, एक पेड़ के बीज स्थित हैं। पृथ्वी ही जैसे ही पानी की कुछ बूंदें धरती पर गिरती हैं, ये बीजों में जीवन आता है और वे बढ़ते हैं। केवल पानी की आवश्यकता है। सभी दरबारी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल के बुद्धिमान उत्तर की प्रशंसा की। उन्होंने अपनी असमर्थता स्वीकार की और महसूस किया कि वे वास्तव में बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकते। बीरबल के जवाब से खुश होकर बादशाह ने उसे अच्छा इनाम दिया। 64 खोजस का विचार। एक दिन सम्राट खोजा से क्रोधित हो गए और उन्हें एक पखवाड़े के भीतर राज्य छोड़ने का आदेश दिया, अन्यथा उन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन 15 दिनों की अवधि के बाद भी खोजों ने राजधानी नहीं छोड़ी। हालांकि फांसी के डर से वे दिल्ली में छिप गए। इसी तरह कई महीने बीत गए, परंतु उनके लिए अधिक समय तक छुपकर रहना संभव नहीं था। आखिरकार वे बीरबल के पास गए और उन्हें अपनी दुर्दशा के बारे में बताया। बीरबल ने उनसे कहा कि वे उसकी सलाह के अनुसार कार्य करें। अगले दिन हमेशा की तरह जब बादशाह अकबर टहलने निकले तो उन्होंने देखा कि सभी खोजे पेड़ की शाखाओं पर बैठे थे। बादशाह को गुस्सा तो आया, लेकिन साथ ही उसे आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने पूछा, आप लोगों ने अभी तक दिल्ली क्यों नहीं छोड़ी? आपने शाही आदेश की अवहेलना की है और अब आप सभी को फांसी दी जानी चाहिए। खोजों ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, इतने दिनों तक हमने राजधानी छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम जहां भी गए हमने पाया कि वह आपका राज्य था। अब आखिरकार हमने इस दुनिया को छोड़कर रहने का फैसला किया है, नरक में। बादशाह उनके उत्तर से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें दिल्ली में रहने की अनुमति दे दी। 65 गधा और सम्राट। एक दिन बादशाह ने एक युक्ति सोची और बीरबल को मूर्ख बनाने का फैसला किया।
उन्होंने एक दरबारी को अपनी अंगूठी दी और चुप रहने को कहा। जब बीरबल दरबार में आए तो बादशाह ने उनसे कहा, बीरबल, आज नहाते समय मेरी अंगूठी खो गई, लेकिन मुझे यकीन है कि दरबारियों में से किसी ने इसे चुरा लिया होगा। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे ज्योतिषी हो। अब यह चोर को ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी अंगूठी बहुत कीमती है। बीरबल ने कहा, स्नान के लिए जाने से पहले तुमने अंगूठी कहाँ रखी थी? बादशाह ने एक अलमारी की ओर इशारा किया। बीरबल अलमारी के पास गया और अपना कान उसके पास रख दिया, जैसे वह कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने कहा, अलमारी ने मुझे बताया है कि जिसने अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में एक छोटा सा तिनका है। जब दरबारी जिसके पास अंगूठी थी उसने बीरबल की बात सुनी तो उसने अंगूठी को जांचने के लिए उसकी दाढ़ी को छुआ। बीरबल ने दरबारी को अपनी दाढ़ी जांचते देखा और तुरंत उसे बादशाह के सामने ले जाकर कहा, महाराज, यही चोर है। बादशाह बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए और उसे अच्छा इनाम दिया। 60 सिक्कों का थैला। एक बार एक तेल विक्रेता और कसाई के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और अपने विवाद को सुलझाने में असमर्थ होने पर वे बीरबल के पास गए। जब बीरबल ने कसाई से झगड़े का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं अपनी दुकान में मांस बेच रहा था जब यह तेल विक्रेता के सामने आया। उसने मुझसे तेल का डिब्बा लाने को कहा, लेकिन जब मैं उसे लाने के लिए अंदर गया उसने मेरा पैसों से भरा बैग ले लिया और दावा करने लगा कि यह उसका है। थैला। लेकिन तेल बेचने वाले ने कहा, नहीं श्रीमान, यह सच नहीं है। बैग वास्तव में मेरा है। वास्तव में जब मैं बैग से सिक्के निकाल रहा था तो उसने पैसे देखे और दावा करने लगा कि यह उसका है। मुझे न्याय चाहिए महोदय। बीरबल ने उनसे बार बार सच सामने लाने को कहा, लेकिन वे दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। आखिरकार बीरबल ने इस पेचीदा समस्या का समाधान ढूंढ लिया और एक बर्तन में पानी डाला और बैग के सभी सिक्के उसमें डुबो दिए। तुरंत तेल की एक पतली परत पानी की सतह पर तैरने लगी। इसका मतलब साफ था कि बैग तेल बेचने वाले का था। इसलिए बीरबल ने सिक्कों की थैली तेल बेचने वाले को लौटा दी और कसाई को दंडित किया। 61 नदी का विलाप। बरसात का मौसम था। यमुना नदी उफान पर चल रही थी। पानी का तेज बहाव तेज आवाज कर रहा था। सम्राट का महल नदी तट पर स्थित था। वह गहरी नींद में सो रहा था। वह एक शांतिपूर्ण रात थी और इसलिए गरजती हुई नदी की भयावह आवाज बहुत स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। आधी रात को अचानक नदी की तेज गर्जना की आवाज से सम्राट की नींद खुल गई। उसने दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन बहते पानी की आवाज इतनी भयावह और तेज थी कि वह दोबारा सो नहीं सका। अंततः वह उठकर खिड़की के पास गया। तेज आवाज सुनकर पानी। सम्राट ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि नदी विलाप कर रही हो? वह काफी देर तक सोचा, लेकिन वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अगली सुबह जब बादशाह दरबार में आए तो उन्होंने दरबारियों से पूछा, नदी क्यों विलाप कर रही है? लेकिन कोई भी इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। तब बादशाह ने बीरबल को बुलाया। जब बीरबल आए तो बादशाह अकबर ने उनसे भी यही प्रश्न पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं नदी की बात अपने कानों से सुनने के बाद ही आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। सम्राट ने सहमति व्यक्त की। ठीक है, फिर आज रात तुम मेरे महल में हो। रात में हर जगह शांति और सन्नाटा था और नदी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। बीरबल बादशाह के साथ उनके महल में थे। बादशाह ने फिर बीरबल के सामने वही सवाल रखा। बीरबल ने कहा, महाराज, नदी अपने पिता पर्वत से अपने पति समुद्र के स्थान की ओर जा रही है।
बादशाह को बीरबल से मजाक करने की सूझी। उन्होंने अपने खाए आमों की गुठलियां बीरबल की ओर सरका दी। फिर वे जोर से बोले, बीरबल, मुझे नहीं पता था तुम आम खाने में इतना उस्ताद हो। तुम तो आम इतनी तेजी से खा रहे हो जैसे तुम पहले कभी आम खाए ही न हो। तब बीरबल ने मेज के नीचे देखा। उसकी ओर तो आम की गुठलियों का ढेर लगा हुआ था, जबकि बादशाह की ओर एक भी गुठली नहीं थी। यह बात बीरबल समझ गए कि बादशाह मजाक में उन पर 20 साबित होने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुरंत बोले, बादशाह सलामत, ये बात सच है कि मुझे आम तौर पर बहुत पसंद हैं, लेकिन आप तो आमों के मुझसे भी बड़े कदरदान हैं। मैंने तो आमों का गदा ही खाया है, लेकिन मैंने तो उनकी गुठलियां भी खा ली हैं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरानी से उनके मुंह ताकते रह गए। उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। नई अकबर बीरबल की कहानी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से राज्य में रहने वाले सभी अंधों की एक सूची बनाने को कहा। बीरबल जानते थे कि यह एक कठिन कार्य था, क्योंकि राज्य में अंधों की संख्या बहुत अधिक थी। बहुत सारे अंधों के बारे में पता करके उनकी सूची बनाना बड़ा कठिन काम था। फिर उनके पास और भी कई जरूरी काम थे, और इस तरह की सूची तैयार करते हुए उन्हें वक्त की बर्बादी ही लग रही थी। कुछ देर टालमटोल करते रहने के बाद उन्होंने बादशाह से पूछा, जहां पनाह, आप ऐसी सूची क्यों बनवाना चाहते हैं? बीरबल, मैं उन आँखों को कुछ देना चाहता हूँ, बादशाह ने उत्तर दिया। लेकिन जहां पनाह, आपके राज्य में रहने वाले अंधों की छवियां बहुत ज्यादा हैं। सच पूछो तो आंख वालों की तुलना में अंधों की ही संख्या अधिक है। बीरबल ने सूची बनाने की बात को समाप्त करने के उद्देश्य से कहा। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वे बोले, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अगर तुम्हारी बात सही है तो इसे मुझे साबित करके दिखाओ। मेरी सोच से तो मेरी हुकूमत में अंधों की कोई तस्वीर नहीं होगी। बीरबल की बुद्धि बहुत तीव्र थी। उन्होंने तुरंत ही अपनी बात को साबित करने का एक तरीका सोचा। दूसरे दिन वे बिना बुनी एक चारपाई लेकर बाजार में एक तरफ बैठ गए और उसे बुझाने लगे। नई अकबर बीरबल की कहानी। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने एक सेवक को कागज और कलम लेकर अपने बगल में खड़े रहने को कहा। वह बाजार था, इसलिए वहां लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। बीरबल वैसे भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। जब भी उनकी दृष्टि ऊपर उठती थी, वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाती थी। बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक महान योद्धा इस प्रकार की चारपाई बुनते हुए देखने वालों का आश्चर्य में पड़ना स्वभाव ही था। वे वहां उत्सुकतावश रुककर बोले, बीरबल महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? इस प्रश्न को कोई उत्तर नहीं देता था, सिर्फ उनके सेवक प्रश्न करने वाले व्यक्ति का नाम और पता लिखता था। लोग कपड़ों में फुसफुसाने लगे, बीरबल पागल हो गए हैं, देखो तो कैसे अजीब ढंग से यहाँ बैठे चारपाई बन रहे हैं, और आधारभूत पर कुछ गवाही भी नहीं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, उनके इस तरह यहाँ खुशी चारपाई बिछाने का मकसद क्या है। जल्द ही यह बात जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। बीरबल के आसपास लोगों का जमघट लग गया। बादशाह को भी बीरबल के इस विचित्र कारनामे की जानकारी मिली। तब वे स्वयं वहां पहुंच गए। वे भी बीरबल को उस अवस्था में देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उसने बिना देर किए पूछा, बीरबल, यह क्या हो रहा है? बीरबल ने पहले की तरह ही बिना उत्तर दिया, अपने सेवक को बादशाह का भी नाम सूची में लिखने का संकेत दिया। इसके बाद वे चारपाई का काम छोड़कर उठे और अकबर से बोले, जहां पनाह, अपने राज्य के कुछ अंधों की सूची मैंने बनाई है, यह आप खुद देख लीजिए। ऐसा कहते हुए बीरबल ने सेवक द्वारा लिखे गए नामों की सूची अकबर के हाथ में थमा दी।
अकबर ने ऊपर से सूची पढ़ना शुरू की और कुछ परिचित आंखों वालों के नाम भी देखकर उन्हें बहुत आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन तब तो उन्हें आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब उन्होंने सूची के अंत में अपना नाम भी लिखा देखा। नई अकबर बीरबल की कहानी। यह लटकी हुई बात कि बीरबल कुछ सनक गया है। कुछ क्रोधपूर्ण स्वर में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तूने अंधों की सूची में मेरा नाम क्यों डाल रखा है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है न? जहां पनाह अन्य लोगों की तरह आपने भी तो यह पूछा था कि तुम क्या कर रहे हो, जबकि चारपाई बुनते हुए मैं सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसमें भविष्य वाली तो कोई बात ही नहीं थी। बादशाह यह सुनकर हंसने लगे। वे समझ गए होंगे कि बीरबल ने सूची बनाने के झंझट से बचने के लिए ही यह नाटक किया है। उन्होंने कहा, ठीक है, 40वें राज्य में बहस अंधे रहते हैं, क्योंकि मैं उनकी सूची बनाने के काम से आजाद करता हूँ। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से खुद को अंधों की सूची बनाने के झंझट से बचा लिया। एक बार एक सेठ की हवेली में खीरे ने सेंट लगाया और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। सेठ को शक था कि वह चोरी में हो न हो उसके घर के नौकरों का ही हाथ है। वह सारे नौकरों को एक जगह इकट्ठा करके बोलता है, अगर कोई झूठा व्यक्ति अभी अपना अपराध स्वीकार कर ले तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। बाद में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसके बाद भी किसी ने अपना अपराध नहीं माना। तब वह सेठ अपने दोस्त बीरबल के पास गया और उनसे सारी बात कह सुनी। उसकी बात सुनकर बीरबल सोच में पड़ गए। फिर उसने चोर को खोज निकालने के लिए एक योजना बनाई। वे सेठ के साथ उसके घर पहुंचे और सभी नौकरों को एक स्थान पर बुलाया। फिर वे तेज आवाज में उनसे बोले, मुझे तो तुम लोग जानते ही हो, मैं किसी भी अपराधी को कभी नहीं बख्शता हूं। बच्चों के लिए दिलचस्प अकबर बीरबल की कहानियां। पिछली रात तुम्हारे मालिक की हवेली में डकैती पड़ी थी। उनका विश्वास है कि चोरी में तुम में से ही किसी का हाथ है। तुम में से जो भी गुनाहगार है वह खुद बाहर आ जाए, लेकिन कोई भी नौकर आगे नहीं आया। तब बीरबल बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास असल चोर को खोज निकालने का एक रास्ता है। यह कहते हुए वे सभी नौकरों के हाथ में एक एक लकड़ी थमाकर बोले, ये लड़कियां कोई साधारण वस्तु नहीं हैं, बल्कि उनमें जादुई क्षमता है। ये सभी लक्सिस की लंबाई के बराबर है। लेकिन कल सुबह तक चोर की लकड़ी को साफ हर लकड़ी की लंबाई आपके 2 इंच कम हो जाएगी। कल मैं फिर आकर तुम सबकी लकड़ियां गढ़ूंगा। जिसकी लकड़ी छोटी नहीं मिली वह खुद ब खुद चोर साबित हो जाएगी। अब तुम लोग जा सकते हो। उस रात सभी बेकसूर नौकर तो चैन की नींद सोए, लेकिन चोर नौकर की नींद हवा हो गई थी। बच्चों के लिए दिलचस्प अकबर बीरबल की कहानियां। वह पूरी रात लकड़ी के बारे में ही चिंतित रहा था। आखिरकार उसने इस परेशानी से बचने का एक रास्ता खोज लिया। उसने लकड़ी को 2 इंच काट दिया। अगले दिन वह उस लकड़ी को लेकर सेठ के घर चला गया। अब उसे पकड़ने की कोई चिंता नहीं थी। तब तक बाकी नौकर भी पहुंच चुके थे। ठीक 9 बजे बीरबल वहां गया। उन्होंने सभी नौकरों को अपनी विलासिता का निरीक्षण कराने का हुक्म दिया। बाकी नौकरों की लकड़ियां तो पिछले दिन जैसी ही थीं, लेकिन चोरों की लकड़ी 2 इंच छोटी हो गई थी। उसने उसी नौकर को पंक्ति से बाहर खींचकर और सेठ से बोला, दोस्त, यही है चोर, अब तुम इसे जो चाहो सजा दो। नौकर सेठ के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन सेठ ने उसे शहर कोतवाल के सामने पेश किया। उसकी निशानदेही पर कोतवाल ने चोरी करके सारी दौलत बरामद कर ली। इस तरह सेठ को अपना धन वापस मिल गया। जब बीरबल ने सेठ को वह रास्ता बताया जिसका सहारा लेकर उसने चोर को खोज निकाला, तो वह हैरान रह गया। बच्चों की पक्षियों की कहानियां हिंदी में। विष्णुरूपी जुलाहा भगवान की कहानियां।
हिंदी में शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक कहानियां। लालची नाई यूनिक किड्स अकबर बीरबल की कहानी। अनोखे बच्चे अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर का नाई बल्लम से बहुत जलता था। बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहती थी। एक दिन उसने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन जब वह बादशाह की दाढ़ी बना रही थी, तभी उसने उनसे कहा, हुजूरे आला, क्या आप इस धरती के बाद की जिंदगी पर भरोसा करते हैं?